साल था 1939। दुनिया एक और महायुद्ध की दहलीज पर खड़ी थी और ठीक उसी वक्त W.H. ऑर्डन ने अपने साथी कवि W.B. येट्स की याद में एक कविता लिखी। अब ये सिर्फ एक शोक गीत नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये कला के मकसद पर उठाया गया एक बहुत बड़ा सवाल था। क्या कविता, क्या आर्ट सच में कुछ बदल सकती है? कविता की पहली ही लाइन, वह सर्दियों के कड़ाके की ठंड में गायब हो गया। बस ये एक लाइन ही उस पूरे माहौल में खींच लेती है। ये सिर्फ एक कवि की मौत की खबर नहीं है, बल्कि ये उस ठंडी बेपरवाह दुनिया की तस्वीर है जिसमें वो रहता था। और ऑर्डन उस दिन की ठंड को महसूस कराने के लिए पारंपरिक और मॉडर्न दोनों तरह की इमेज का इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ जमे हुए नाले हैं तो दूसरी तरफ वीरान पड़े एयरपोर्ट्स और थर्मामीटर में गिरता पारा। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ मौसम की ठंडक नहीं थी, ये मॉडर्न जिंदगी की, हमारे दिलों की ठंडक थी। और ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये कमाल का है। एक तरफ एक महान कलाकार की मौत हो रही है, उसका शरीर जवाब दे रहा है, और दूसरी तरफ दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। भेड़िए अपनी दौड़ में लगे हैं, नदियां वैसी बह रही हैं, और हां, शेयर बाजार के दलाल तो और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। मतलब दुनिया बस चलती जा रही है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो यहीं पर आकर वो बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है जिससे ऑर्डन की ये पूरी कविता जूझ रही है। क्या पोएट्री, क्या आर्ट सच में दुनिया में कोई बदलाव ला सकती है, या फिर इसका मकसद कुछ और ही है, कुछ ज्यादा पर्सनल, कुछ ज्यादा गहरा? तो सबसे पहले ऑर्डन एक निराशावादी नजरिया सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि जब बात राजनीति या पैसे की दुनिया की आती है तो कला एकदम बेबस, शक्तिहीन नजर आती है। और उनका फैसला बहुत ही सीधा और कड़ा है। वो लिखते हैं, क्योंकि कविता से कुछ नहीं होता। सोचिए, ये उन सब लोगों के लिए एक सीधी चुनौती है जो ये मानते हैं कि आर्ट से दुनिया बदली जा सकती है। तो फिर कविता जिंदा कैसे रहती है? ऑर्डन कहते हैं कि वो सत्ता के गलियारों से बहुत दूर अपनी ही बनावट की घाटी में जिंदा रहती है। मतलब एक ऐसी जगह जहां पावरफुल लोग, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, ये सब कभी नहीं पहुंचते। ये कला और सत्ता के बीच की दूरी को साफ साफ दिखाता है। तो जरा सोचिए कि जब येट्स की मौत हुई तो असल में फर्क किससे पड़ा? पावरफुल लोग? नहीं, वो तो अपने काम में लगे थे। गरीब लोग? वो अपनी रोज की रोटी की फिक्र में थे। फर्क पड़ा तो बस कुछ हजार फैंस को, जिनके लिए वो दिन थोड़ा सा अलग था, बस। इससे पता चलता है कि आर्ट की पहुंच असल में कितनी लिमिटेड है। लेकिन यहीं पर कविता में एक बहुत ही जरूरी मोड़ आता है। अब ऑर्डन ये बताना बंद करते हैं कि कविता क्या नहीं कर सकती, और इस बात पर आते हैं कि वो एक बिल्कुल ही अनोखे तरीके से जिंदा कैसे रहती है। ऑर्डन की ये लाइनें देखिए, एक मरे हुए इंसान के शब्द जिंदा लोगों के अंदर जाके बदल जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक कविता अपने लिखने वाले के बाद भी जिंदा रहती है, और हर नया इंसान जो उसे पढ़ता है उसे एक नई जिंदगी, एक नया मतलब देता है। ये जो आइडिया है ना, ये लिटरेचर की एक बहुत मशहूर थ्योरी से जुड़ा है जिसे कहते हैं डेथ ऑफ द ऑथर, यानी लेखक की मृत्यु। इसका सीधा सा मतलब है कि एक बार कोई किताब या कविता छप गई तो उसका असली मतलब लेखक के इरादे से नहीं, बल्कि उसे पढ़ने वाले की अपनी समझ से तय होता है। तो आसान शब्दों में कहें तो वो कविता अब येट्स की नहीं रही, वो अब उन लोगों की है जो उसे पढ़ रहे हैं, और उन्हीं के जरिए, उन्हीं की जिंदगियों में वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जिंदा रहती है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, कविता का आखिरी मकसद क्या है? और इसका जो जवाब ऑर्डन देते हैं वो रेगिस्तान में एक फव्वारे की खूबसूरत तस्वीर जैसा है। यहां ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये कविता लिखी गई थी 1939 में, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने से ठीक पहले। जब ऑर्डन अंधेरे के दुष्स्वप्न या यूरोप के कुत्तों की बात करते हैं तो वो उस समय के भयानक तनाव और आने वाले युद्ध की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। तो ऐसे अंधेरे मुश्किल वक्त में ऑर्डन कवि को एक बहुत जरूरी काम सौंपते हैं। वो कहते हैं कि कवि का काम है हमें खुश होने के लिए मनाना, किसी श्राप को एक खूबसूरत बाग में बदलना, और हमारे दिलों के रेगिस्तान में मरहम लगाने वाले फव्वारे चलाना। तो आखिरकार हमें जवाब मिलता है, कविता का मकसद दुनिया की पॉलिसी बदलना नहीं है। इसका काम है दिल के रेगिस्तान में मरहम और खुशी का एक सोता, एक फव्वारा बनना। हो सकता है ये दुनिया को ना बदल पाए, लेकिन ये हमारे जीने का तरीका बदल सकती है। ये हमें तारीफ करना, प्रशंसा करना सिखा सकती है, तब भी जब ऐसा करना सबसे मुश्किल लगे। और यहीं पे ये कविता हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो हम सबकी जिंदगियों से जुड़ा है।
अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कैद में वो कौन सी चीज़ है जो हमें प्रशंसा करना, तारीफ करना सिखाती है? हमारी खुशी का, हमारी तारीफ का वो सोता कहाँ है?